जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट IQ एजुकेशन स्वागत करता है आप सभी लोगों का। आशा करती हूँ आप सभी अपनी सफलता के प्रति लगातार समर्पित होकर प्रयासरत होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्मोन के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हार्मोन के बारे में सामान्य समझ विकसित की थी। आज हम लोग वैसे हार्मोन और उससे संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करेंगे जिसका सीधा संबंध आपकी परीक्षा से है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के PYQ के विश्लेषण के आधार पर हमने 10 से 12 ऐसे हार्मोनों का संकलन किया है जिससे सीधे सीधे या उससे संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंसुलिन और उनसे संबंध रखने वाले अन्य तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए हम सभी इम्पोर्टेंट हार्मोन की सूची देखते हैं। इंसुलिन जिससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। ग्लूकागोन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, ADH, ऑक्सीटोसिन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मेलाटोनिन। ये सभी ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे सीधे ही सीधे या इससे संबंधित तथ्यों के आधार पर कुछ न कुछ प्रश्न ज़रूर आता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग कुछ PYQ को देखते हैं। इंसुलिन है, क्या है इंसुलिन? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप जानते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की यकृत में मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। अब आप कहेंगे कि हमें यहाँ पर PYQ को देखने की क्या आवश्यकता है? PYQ को देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात के लिए है कि सबसे पहले इससे आप तय कर पाएंगे कि वीडियो के किस भाग पर अधिक लाभ के लिए फोकस करना चाहिए, यानी कि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा फोकस्ड होके आपको किन तथ्यों को पढ़ना चाहिए। ऐसे तो मेरा मानना है कि इसमें कोई भी ऐसी तथ्य या बातें शामिल नहीं किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अधिक लाभ के लिए सावधानीपूर्वक बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं इंसुलिन से। तो चलिए आइए देखते हैं इंसुलिन से संबंधित कुछ तथ्य। इनकी खोज बैंटिंग और वेस्ट ने 1921 में की है। इंसुलिन की संरचना की खोज फ्रेडरिक सेंगर ने की थी और इंसुलिन का जैव संश्लेषण डोनाल्ड स्टाइनर ने 1967 में की थी। तो आइए दोस्तों हम लोग इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। आइए समझते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन 51 एमिनो एसिड द्वारा बनी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। अब हम लोग समझेंगे पेप्टाइड, प्रोटीन, हार्मोन। वे हार्मोन होते हैं जो एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। जैसे बहुत सारे मोती मिलकर एक माला बनाते हैं, उसी तरह कई एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन से बने हार्मोन को प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड जब कई एमिनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? जब कई एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीपेप्टाइड। इसे ऐसे समझते हैं, जब 2 से लेकर के
उसे लेकर के 15 एमिनो एसिड जिसमें शामिल होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड। क्या कहेंगे, पेप्टाइड। और जहाँ 15 से अधिक होते हैं तो उसे क्या कह देंगे, पॉलीपेप्टाइड। क्या हो जाएगा, उसे क्या कहलाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और एक या अधिक, एक अकेला या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होगी तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रोटीन। उसमें उसे क्या कह देंगे हम, प्रोटीन। तो अब समझ गए कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन। तो आपने पहले सवाल का आपने जो पी वाई में आपने देखा था इंसुलिन है तो क्या है, प्रोटीन। तो उसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन है वे सभी के सभी पानी में घुलनशील होते हैं। यही मुख्य कारण है कि वे सेल की लिपिड वसा से बनी सेल मेम्ब्रेन को सीधे पार नहीं कर सकते। इसमें हार्मोन कोशिका के बाहर रहता है, सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ता है, जिससे रिसेप्टर सक्रिय होकर कोशिका के अंदर सिग्नल भेजता है, जिसके बाद कोशिका के अंदर आवश्यक कार्य होने लगता है। आइए देखते हैं इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है ये कैसे काम करता है। तो इंसुलिन रक्त से आकर के सीधे कोशिका की सतह पर मौजूद टायरोसिन कीनेस रिसेप्टर से जुड़ते हैं। कीनेस ऐसा एंजाइम होता है जो फास्फेट को जोड़ता है। तो इनके सेकेंड मैसेंजर की बात करें तो इसके सेकेंड मैसेंजर के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इंसुलिन है उनके सेकेंड मैसेंजर की बात करें तो ये क्लासिकल सेकेंड मैसेंजर को यूज़ नहीं करता है, बल्कि वो अपने टायरोसिन कीनेज रिसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन अपने ये जो टायरोसिन भाग होता है इस पर क्या करते हैं, फास्फेट को जोड़ करके ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है। इसके बाद इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट से जुड़कर सिग्नलिंग पाथवे को सक्रिय कर देता है। ये क्या करता है, इंसुलिन सेकंड मैसेंजर के रूप में पारंपरिक चीज़ों को नहीं यूज़ करता है, बल्कि ये टायरोसिन किनेज रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है और ये क्या करता है, अपने टायरोसिन भाग पर फास्फेट को जोड़ लेता है और ऑटोफॉस्फोरिलेशन करता है। इसके बाद इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट से जुड़कर सिग्नलिंग पाथवे को सक्रिय कर देता है। किसको, सिग्नलिंग पाथवे को सक्रिय कर देता है और आगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जी लूट फोर कोशिका झिल्ली पर आता है, रक्त से ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाता है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं जी लूट फोर के बारे में। जी लूट फोर क्या है, यह एक विशेष प्रोटीन है जो ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाता है। ये क्या है, एक विशेष प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाता है। अब ये मुख्य रूप से जी लूट फोर कहाँ पाया जाता है, यह कंकालीय मांसपेशियों में, हृदय की मांसपेशियों में, वसा ऊतक फैट टिश्यू में पाया जाता है। इंसुलिन कोशिका के अंदर मौजूद एंजाइम को ये क्या करता है, सक्रिय करता है। ये जी लूट फोर क्या करता है कि इंसुलिन कोशिका के अंदर मौजूद एंजाइमों को सक्रिय करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। कौन सा एंजाइम है महत्वपूर्ण, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये क्या करता है, ग्लूकोज को जोड़ करके ग्लाइकोजन में
परिवर्तित कर देता है और उस ग्लाइकोजन को क्या करता है, यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करता है। क्या करता है ये, ग्लाइकोजन को यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होते हैं, तो वो क्या है, यकृत और मांसपेशियों में। कहाँ होते हैं, यकृत और मांसपेशियों में। इसको याद रखिएगा। ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाने पर, जब ग्लूकोज कोशिका के अंदर चला जाता है तो कोशिका के अंदर जाने पर या तो ये ऊर्जा बनाती है या तो फिर ये ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ऊर्जा ये कब बनाती है और संग्रहित कब कर लेती है। क्वेश्चन आता है कि ये ग्लूकोज का ऊर्जा कब बन जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण कब हो जाता है। यदि भोजन करने के बाद शरीर को तुरंत काम करना हो तब कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बना लेती है, ऊर्जा, ATP। क्या करती है, उसे ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बनाती है। और यदि तत्काल ऊर्जा की जरूरत पूरी हो चुकी हो तब अतिरिक्त रूप में संग्रहित कर लेता है, जिसका रूप ग्लूकोजन का दे देता है। और यदि ग्लूकोजन का भंडार भी भर जाए, यदि ये ग्लाइकोजन का भी भंडार भर जाए तब क्या होगा, तब अतिरिक्त ग्लूकोज वसा में बदलकर जमा हो जाता है, यानी कि आप क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब चलिए शरीर में ग्लाइकोजन, अब हम चर्चा करेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, ग्लाइकोजन। शरीर में ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। ग्लाइकोजन किसको कहते हैं, ये शरीर में ग्लूकोज का संग्रहित स्टोर्ड रूप है। जब शरीर में ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इंसुलिन उसे ग्लाइकोजन में बदलकर जमा कर देता है और यकृत और मांसपेशियों में बहुशर्करा, एक टर्म आ गया है बहुशर्करा, बहुशर्करा यानी कि पॉलीसेकेराइड, POYSAC, पॉलीसेकेराइड के रूप में जमा हो जाता है। जो अब एक पोली ग्लाइकोजन किस रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है, किसके रूप में होता है, बहुशर्करा पॉलीसेकेराइड रूप में। अभी हमने PYQ को देखा था, उसमें यह प्रश्न था कि किस रूप में रहता है, तो उसमें आप आंसर करेंगे पॉलीसेकेराइड, यानी कि आपके दूसरे PYQ का भी आंसर यहाँ पर मिल गया है। अब हम समझेंगे पॉलीसेकेराइड किसको कहेंगे। अब इनका काम क्या है, ग्लाइकोजन का काम क्या है, ये लीवर में रक्त में शर्करा को सामान्य बनाए रखने के लिए काम करते हैं और मांसपेशियों में व्यायाम के समय ये क्या करते हैं, ऊर्जा देने के लिए जमा होते हैं। हम लोग समझते हैं पॉलीसेकेराइड किसको कहेंगे और मोनोसेकेराइड किसे कहेंगे। मोनोसेकेराइड यह एक शर्करा इकाई होती है, यह सामान्यतः मीठा होता है और सीधे अवशोषित हो जाता है, जिसकी वजह से यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और दूसरा है पॉलीसेकेराइड। अनेक शर्करा इकाइयों को मिलाकर बनता है। सामान्यतः यह मीठा नहीं होता है, पहले टूटकर मोनोसेकेराइड बनेगा फिर अवशोषित होता है। उदाहरण के तौर पर स्टार्च, सेल्यूलोज। अब इंसुलिन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन क्या है, पॉलीसेकेराइड नहीं बनाता है, बल्कि इंसुलिन क्या बनाता है, मोनोसेकेराइड बनता है। ग्लूकोज को जोड़कर ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड के रूप में यकृत और लीवर में संग्रहित करता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, वो क्या होता है, ग्लूकोज ये होता है मोनोसेकेराइड, जबकि ग्लाइकोजन क्या होगा, पॉलीसेकेराइड। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर लेंगे। अगर ग्लूकोज हो जाए तब आप मोनोसेकेराइड करेंगे और अगर ग्लाइकोजन आ जाए तो आप पॉलीसेकेराइड करेंगे। तो उम्मीद है आप PYQ के दूसरे प्रश्नों को भी सॉल्व करने में सक्षम होंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस।
तो हम दूसरा पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सबसे पहले समझेंगे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है। ग्लूकोज का विघटन यानी कि ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बदलना क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का टूटना क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन का विघटन। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन का विघटन होता है, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बदलना। ये ग्लाइकोजन क्या होगा, टूट जाएगा और ये टूट के क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब शरीर में ऊर्जा, ये होता कब है, ये घटना कब घटती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस की, जब शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे लोग इसी प्रक्रिया की वजह से जीवित है, यानी कि ग्लाइकोजन का विघटन होकर के ग्लूकोज में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जब आपको आवश्यकता होगी शरीर को ऊर्जा की, तभी ये संग्रहित ग्लाइकोजन का विघटन करेगी। अब दूसरा टर्म आता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोनियो। क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का निर्माण। जब अब ये क्या करेंगे, ये तो जब ग्लाइकोजन जमा होगा उसको तोड़ देंगे, रखा हुआ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, इससे भी जब अति हो जाएगी तब क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या होगा, नए ग्लूकोज का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, ये जमा वाला नहीं बल्कि नया ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो कहाँ से होगा, जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ग्लाइकोजन का भंडार भी कम होने लगता है, तब शरीर को कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से नया ग्लूकोज बनाना होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नया ग्लूकोज का निर्माण करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एमिनो एसिड प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल से, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एमिनो एसिड, प्रोटीन, ग्लिसरॉल यानी कि वसा से और लैक्टेट का उपयोग करता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस के लिए एमिनो एसिड, प्रोटीन, ग्लिसरॉल, लैक्टेट आदि का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मुख्य रूप से 90% यकृत में और आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि विशेषकर लंबे उपवास यानी कि भूख हड़ताल की स्थिति में या भूख की अति अवस्था की स्थिति में किडनी से और बहुत कम मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में, छोटी आंत में संपन्न होती है। ग्लाइकोजेन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन तीनों हार्मोन ग्लाइकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। कौन कौन से हार्मोन, ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके विपरीत इंसुलिन ही एक ऐसा प्रमुख हार्मोन है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है और रक्त में ग्लूकोज को घटाता है। अब गैस की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं द्वारा बनाई जाती है। आइए चर्चा करते हैं।
आई पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों मिलकर के इसे मिश्रित ग्रंथि बनाती है। एक्सोक्राइन अग्न्याशय का बहिस्रावी भाग 98 से 99% आता है, जबकि अंतःस्रावी भाग 102% होते हैं, जो कि आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस यानी कि गुच्छ झुंडों में होते हैं। इस गुच्छ झुंडों का नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जर्मन वैज्ञानिक पॉल लैंगरहैंस के नाम पर बना है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं ही इंसुलिन बनाती है। यह भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस की बीटा कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है, का सेक्रेशन करती है। चलिए आइए अब हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि का 98 से 99% बहिस्रावी ग्रंथि होती है, जो एसिनर सेल्स से बनी होती है। इसके बारे में चर्चा हम लोग एंजाइम की वीडियोस में करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर। यह आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। बीटा जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, अल्फा जो कि ग्लूकागोन का, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन, पीपीएफ पैनकैरेटिक पॉलीपेप्टाइड है। आज हम लोग जिसे देख रहे हैं वो है बीटा सेल जो कि इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। यह आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 60 से 70% होता है, जिसका काम रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज को कम करना, कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रवेश को बढ़ाना और ग्लाइकोजन, वसा तथा प्रोटीन के निर्माण को बढ़ावा देना है। और दूसरा है अल्फा ग्लूकागोन, इसे भी याद रखिएगा, ये भी आएगा और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बीटा सेल भी और अल्फा सेल भी दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। बीटा सेल से सेक्रेशन इंसुलिन का होता है और अल्फा सेल से किसका होता है, ग्लूकागोन का होता है। ये अल्फा सेल जो होती है वो क्या है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 20 से 25% होता है। इसका काम क्या है, इसका काम रक्त शर्करा को बढ़ाना, यकृत में ग्लाइकोजेनोलाइसिस एवं ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाना है। ये क्या करती है, अल्फा कोशिका द्वारा सेक्रेशन होता है। ये लगभग 20 से 25% होता है और इसका काम क्या होता है, रक्त शर्करा को बढ़ाना, लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस एवं ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाना। डेल्टा हार्मोन डेल्टा सेल, इसके जो हार्मोन है, इनका क्या काम है, इनका काम है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है दोनों के सेक्रेशन को नियंत्रित करना। इनका काम दोनों आप समझ लिए, और इन दोनों का काम क्या है, अपोजिट है। दोनों का काम क्या है, अपोजिट है। और ये डेल्टा का क्या काम हो गया, डेल्टा सेल का क्या काम हो गया, इन दोनों के सेक्रेशन को नियंत्रित करना। और चौथा क्या हो गया, ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है और इसका मुख्य काम क्या है, अग्न्याशय के पाचक रस को स्राव को नियंत्रित करना। इसका मुख्य काम क्या है, जो अग्न्याशय है उनके पाचक रस के स्राव को नियंत्रित करना। तो ये चारों के चारों सेल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और बहुत जगह पे जो है एपिसलॉन कोशिकाओं का भी चर्चा है। ये बहुत कम मात्रा में होता है, किसी किसी जगह पे इसकी चर्चा होती है, कहीं
चर्चा नहीं होता। एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आमतौर पर इसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ये क्या करती है, ग्रेलिन हार्मोन का स्राव करती है। इसका मुख्य कार्य भूख बढ़ाने में सहायता करती है। अगर कभी आ जाए कि भूख बढ़ाने में कौन सी सेल आपकी हेल्प करती है, तो वो जो है आप एप्सिलॉन सेल्स की बात कर सकते हैं, जो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, वो होता है ये ग्रीन हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मुख्य कार्य क्या हो गया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसका मुख्य काम क्या हो गया, रक्त में ग्लूकोज का संतुलन बनाए रखना, इंसुलिन और ग्लूकागोन के माध्यम से ऊर्जा का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म का नियंत्रित करना और शरीर के सामान्य उपचायी मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन करना। यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या क्या कर देता है आपके लिए, क्या क्या काम है इसका, रक्त में ग्लूकोज का संतुलन बनाए रखना, इंसुलिन और ग्लूकागोन के माध्यम से ऊर्जा का चयापचय यानी कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना और शरीर के सामान्य उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन करना है। आइए जानते हैं इंसुलिन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। जब अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है तो रक्त में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल सकता है। क्या हो जाता है, रक्त में मौजूद समस्या को। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इंसुलिन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को। जब अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का स्रावन कम होता है तो रक्त में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल सकता। परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मधुमेह। आइए जानते हैं इंसुलिन से संबंधित सामान्य स्वास्थ्य समस्या। जब अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का स्रावन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब रक्त में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल सकता। परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। अब चर्चा करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लूकोज का स्तर शरीर में कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। और ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। आइए परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इंसुलिन प्रथम वह प्रोटीन है, इंसुलिन प्रथम वह प्रोटीन है, इंसुलिन प्रथम वह प्रोटीन है जिसे जीवाणु ई कोली की सहायता से व्यावसायिक स्तर पर बनाया गया। इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किया गया। क्या समझे, सबसे पहला प्रोटीन है जिसका व्यावसायिक स्तर पर निर्माण किया गया। और वो कैसे निर्माण किया गया, किसकी सहायता से, जीवाणु ई कोली की सहायता से। किस तकनीक से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से। अब हम समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या होता है। जब किसी एक जीव का जीन निकाल कर दूसरे जीव जैसे ई कोली जीवाणु में डाल दिया जाता है ताकि वह वही प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन बनाने लगे, तो इसे ही हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। क्या समझे कि जब किसी एक जीव का जीन निकाल कर दूसरे जीव में डाल दिया जाए ताकि वह वही प्रोटीन बनाने लगे, तो इसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस प्रक्रिया में, इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया में जीन किसका लिया गया था, जीवाणु ई कोली का निकाल करके डाल दिया गया था। इन्होंने क्या बनाया, प्रोटीन इंसुलिन।
तो उम्मीद करते हैं आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक समझ गए होंगे। दूसरी बात, सन 1964 में इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसके रवे बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1964 में, जिसका प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषण किया गया था। याद रखिएगा 1964, और यही भी याद रखिएगा ये प्रथम प्रोटीन है। चलिए, आपने इंसुलिन की खोज किसने की थी आपने पहले देख लिया है। अब आती है फ्रेडरिक सेंगर। 1955 में फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन के 51 एमिनो एसिड के क्रम के बारे में बताया था। क्या बताया था 1955 में? एमिनो एसिड के सीक्वेंस को किसने बताया था? फ्रेडरिक सेंगर ने। किसने बताया था? फ्रेडरिक सेंगर ने। 1965 में चीनी वैज्ञानिकों के दल ने पहली बार मानव इंसुलिन का कृत्रिम संश्लेषण किया था। ठीक, 1922 में बेंटिंग की टीम ने पहली बार इंसुलिन देकर सफल इलाज किया था। फ्रेडरिक सेंगर ही वह वैज्ञानिक थे जिसे इंसुलिन में एमिनो एसिड के क्रम की खोज करने के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि जीन की रासायनिक संरचना संबंधी कार्य के लिए उन्हें सन 1918 में पुनः नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे 1958 में एमिनो एसिड के क्रम की खोज के लिए और 1918 में जीन की रासायनिक संरचना संबंधी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। उम्मीद करते हैं इंसुलिन से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप सही से आंसर दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्लाइकोजन क्या है? हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनोलाइसिस तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का स्थिति में ग्लूकागॉन का स्राव बढ़ जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मुख्यतः कहाँ होती है? GLUT4 मुख्यतः किस ऊतक में पाया जाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुद के प्रति ईमानदार बने, समझदार बने, हर रोज लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, हर कदम पर मंजिल से फासला घटाएं। नेक्स्ट IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता। आप बढ़ें संकल्प से समृद्धि तक। धन्यवाद।